लिक्विड को कंप्रेसर में जाने से रोकता है। स्टार्ट करें इसको। व्हाट डज एक्यूमुलेटर डू? एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का काम थोड़ा सा अलग है और ये कहां कहां प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के बारे में जानेंगे। तो एक्यूमुलेटर देखने में एक्यूमुलेटर लिखा हुआ, एक्यूमुलेटर प्रिवेंट द लिक्विड एंटरिंग द कंप्रेसर। ये क्या काम करता है? लिक्विड को कंप्रेसर में जाने से रोकता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर प्रिवेंट लिक्विड एंटरिंग द कंप्रेसर। लिक्विड को कंप्रेसर में जाने से ये रोकने का काम करता है। तो ये रोकता कैसे है? तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ये रहा। हर रोटरी कंप्रेसर के साथ, जो भी एयर कंडीशनर है, रोटरी कंप्रेसर के साथ एक एक्यूमुलेटर होता है जो देखने में इस प्रकार है। देख रहे हो मार्किंग? तो ये एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? जिस तरह हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को छान लिया जाता है, उसी तरह ये क्या काम करता है? इसके अंदर जब रेफ्रिजरेंट आता है, गैस जब आएगा इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं उस गैस में थोड़ा बहुत लिक्विड भी आने के चांसेस होते हैं, ये आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है? ये लिक्विड को अपने पास स्टोर करता है और सिर्फ प्योर गैस को ये कंप्रेसर की ओर जाने देता है। वो लिक्विड को तब तक रखता है जब तक ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसका काम क्या है? ये लिक्विड को कंप्रेसर के अंदर एंट्री करने से रोकता है। अगर एंट्री कर जाएगा तो क्या होगा? उस कंडीशंस में आपके कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो कंप्रेसर खराब ना हो इसके लिए इसका यूज किया जाता है एक्यूमुलेटर को। ये डबल डोर फ्रिज में भी मिलेगा, ट्रिपल डोर फ्रिज में भी मिलेगा, 4 डोर फ्रिज में भी मिलेगा और एयर कंडीशनर में मिलेगा। पर कहां? जहां पे सिर्फ रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। अदर इंडस्ट्रीज कंप्रेसर होता है, उसमें भी कोई कोई मॉडल में यूज किया जाता है, अदरवाइज सब में नहीं यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीज? ये चीजें समझ गए? यहाँ देखो 4 वो है, दिख रहा है छन्नी की तरह। ये क्या काम करता है? लिक्विड को स्टोर करता है और प्योर वेपर्स को आगे की ओर जाने देता है। ये देखो मार्किंग बता रहा है, ये मार्किंग जो है ये लिक्विड एरिया है, यहाँ लिक्विड स्टोर होगा, लेकिन यहाँ से जो गैस होगा वो गैस डायरेक्ट इस पाइप के जरिए वो दूसरी जगह पे चला जाएगा, यानी वो कंप्रेसर की ओर चला जाएगा। लेकिन लिक्विड यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसका काम यही है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, ये पाइप है जिसके माध्यम से कंप्रेसर में जाएगा और वो एरिया है जहां पे लिक्विड स्टोर होगा। क्लियर? तो इसके बारे में जान गए। एक्यूमुलेटर के बारे में कोई डाउट है? ठीक है, चलो जैसा कि नंबर देख रहे हो, रेफ्रिजरेशन फ्लो इन एयर कंडीशनर। ठीक है ना? एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेशन फ्लो कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो कंप्रेसर 1, 1 नंबर पे कंप्रेसर है, 2 नंबर पे कंडेंसर है, 3 नंबर पे मैट्रिक्स डिवाइस है और 4 नंबर पे इवापोरेटर है। कंप्रेसर क्या काम कर रहा है? यहाँ से हाई प्रेशर गैस को कंप्रेस कर, रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहा है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को ये कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट स्टेट गैस के फॉर्म में रहता है और वो गैस के फॉर्म में कहा जाएगा? तो इंटर होगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर 2 चीजें हैं, ऊपर देखो तो ये गैस का मार्किंग है और नीचे रेड कलर का है, ये लिक्विड लाइन है। तो अभी यहाँ कहा क्या कर रहा है? ये कंडेंसर का काम है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये लिक्विड लाइन जाएगा कहाँ पे? ड्रायर। ड्रायर के बाद ये जाएगा तुम्हारा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? इस लिक्विड को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कम करता है। वैसे तो प्रेशर ये भी कम करता है, पर ये कितना करता है? टेम्परेचर को ये सिर्फ 50% कम करता है जितना भी होता है, लेकिन उसका 50% टेम्परेचर से 50% से कम थोड़ा सा यहाँ पे होता है। ये प्रेशर वैसा ही छोड़ता है, लेकिन यहाँ आने के बाद 2 काम होता है आपका। एक आपका प्रेशर कम होता है और दूसरा आपका टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर बहुत अधिक कम होता है। अगर आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा 40, तो इस जगह पे आते आते इस जगह से जब आउटपुट होगा तो उसका टेम्परेचर रहेगा 4, 3, 2, 5 ऐसा टेम्परेचर रहेगा। और प्रेशर अगर इस जगह पे है 284,
तो वो प्रेशर यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, इसका आउटपुट में 71, 75, 72 इस तरीके का प्रेशर रहेगा। तो यहाँ से निकलने वाला जो लिक्विड होता है, लिक्विड लाइन, वो बिल्कुल ठंडा होता है। अब ये ठंडा लिक्विड लाइन कहाँ जा रहा है तुम्हारा इवापोरेटर में। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दोनों में डिफरेंस, दोनों में सेम है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वो लिक्विड से गैस में वापस कन्वर्ट कर रहा है, और ये गैस में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस आपका कंप्रेसर में चला जाता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा रेफ्रिजरेंट फ्लो इन एयर कंडीशनर। इस तरीके से रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर के अंदर फ्लो करता है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर पे चले। ठीक है, किधर से आ रहा है? सक्शन लाइन से। ये वाला तुम्हारा ये डिस्चार्ज लाइन है, रेड वाला, और ये जो ब्लू वाला है आसमानी कलर का, ये तुम्हारा सक्शन लाइन है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, दो जगह पे इंडिकेट किया गया है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा कंप्रेसर हर वक्त काम करते रहता है। जब भी हम घर में फ्रिज चलाएं या एयर कंडीशनर चलाएं तो इस तरीके से हर वक्त प्रोसेस चालू रहता है। ये क्या कर रहा है, हीट को बाहर छोड़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, हीट को अपनी तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। ये ले रहा है और ये बाहर की ओर दे रहा है। ठीक है, लेकिन तीर तो इधर पे बाहर, दोनों में तीर बाहर के साइड ही है। हाँ, तो ये क्या करेगा, बाहर का हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना, तीर इधर होना चाहिए, लेकिन वो बाहर के क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। हवा तो इधर ही आएगा, हवा आता है ऊपर से और फिर वापस इधर से जाएगा। तो जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये वो आगे की ओर रहेगा, एक साइड से छोड़ रहा है, एक साइड से ले रहा है। हाँ, इधर तीर देने का मतलब रूम की ओर दे रहा है। रूम की ओर, एयर को कहाँ फेंकेगा, रूम की ओर खींचेगा, फेंकेगा। हवा ले रहा है, लेकिन हवा इस जगह से नहीं लेता है, ये गलतफहमी में मत रहना। हवा वो अप साइड में जो फिल्टर होता है उस फिल्टर के माध्यम से लेता है, फिल्टर के माध्यम से हवा लेता है और इधर के माध्यम से छोड़ता है। समझ गए ना? क्योंकि फिल्टर में जब एयर आएगा तो फिल्टर में आने के बाद क्या होता है, तुम्हारा एयर क्लीन होता है, यानी साफ होता है। हमारे पास जो हवा होता है, इस हवा में बैक्टीरिया भी है, इस हवा में एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी है। हम जब सांस लेते हैं ना तो ये मत सोचो कि हम लोग शुद्ध है और बीमार नहीं पड़ सकते, ये हमारी गलतफहमी है। इस हवा में इतने छोटे छोटे जर्म, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो हम सांस जितना लेते हैं सब हमारे नाक मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाता है, और हमें इसकी आदत है। अगर हमको शुद्ध में रख देगा तो उल्टा हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हम बचपन से उसी माहौल में रहे हैं जहां पे ये सब चीजें होते रहती हैं। तुम लोग देखते हैं डिटॉल का ऐड आता है, तो डिटॉल 100% कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता है? कोई भी चीज होता है, कोई भी मेडिसिन भी होता है, तो 100% आपको रिकवर नहीं करता। आपको 95, 96, 97, 98% रिकवर करेगा, 2% फिर भी आपके अंदर रहेगा। 2% को कैसे रिकवर होता है? आपके स्टेमिना के ऊपर। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है एयर कंडीशनर का, ठीक है। इसके बाद था फंक्शन ऑफ पार्ट, क्या का पार्ट है इसमें, क्या क्या काम करता है। तो कल मैंने पढ़ा था फंक्शन ऑफ कंपोनेंट। एयर फिल्टर रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द रूम एयर एंड सप्लाई क्लीन एयर। ये क्या करता है, हवा से डस्ट पार्टिकल को छानने का काम करता है। ये दो फिल्टर है, ये फ्लिप कवर है, ये पूरा टॉप कवर है, और ये ब्लोअर है जो कल हमने खोल के देखा भी था। ये ब्लोअर क्या करता है, हवा लेता भी है और हवा देता भी है, ठीक है ना। इसका दो काम है, ये भी पंखा दो ही काम करता है। ये ऊपर से हवा लेता है, खींचता है, हवा को कट करता है, और हवा जब कट करता है तो फोर्स के साथ नीचे छोड़ा जाता है। अगर वो ब्लेड बिल्कुल सीधा रहेगा, ब्लेड अगर टेढ़ा ना रहे, उस ब्लेड को कभी देखना पंखे के ब्लेड को, अगर वो पूरा प्लेन रहेगा तो हवा को वो कट नहीं कर पाएगा। उस हवा को कट करने के लिए ब्लेड को थोड़ा सा स्लाइडली टेढ़ा किया जाता है। कभी भी फैन का कंडीशन देखना, कोई भी फैन हो तो फैन का ब्लेड हमेशा टेढ़ा ही होगा। टेढ़ा होने का अर्थ होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एयर को कटिंग कर सके, ले सके। अगर ब्लेड अगर सीधा हो गया तो फिर उसका हवा आने वाला नहीं, समझ गए। तो ये है, इसमें ये चीज नाम है इसका टॉप कवर, फिल्टर, फ्लिप कवर। उसके बाद ब्लोअर फैन क्या करता है, ऑब्जर्व द हॉट एयर एंड ब्लो द कूल एयर इनसाइड द रूम। ये गर्म हवा को लेता है और उसे ठंडा हवा बना करके वापस रूम को देता है, ठीक है।
पार्ट्स वगैरह के बारे में इसमें पढ़ा दिए थे। ये क्या है? नाम बताया ना सर उसका? हाँ? उसका नाम बताओ। इसका नाम ये लोअर्स है। लोअर्स यूज टू द चेंज द एंगल ऑफ द डायरेक्शन एयर नीड टू द सप्लाई एज पर द डिजायर सिलेक्शन। इसका काम क्या है? ये है लोअर। इसे कौन सा लोअर बोलेंगे? ये है हॉरिजॉन्टल लोअर। लोअर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। तो जो इस प्रकार रहेगा ये होगा आपका वर्टिकल। तो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के रहते हैं, ब्लैक करके रहेगा, 7 वाट वो खाने का रहेगा, उसको तुम सीधा कर सकते हो। किसी किसी में 2 मोटर होता है। दोनों मोटर क्या करता है? एक मोटर तुम्हारे वर्टिकल को कंट्रोल करता है, दूसरा मोटर तुम्हारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल को करता है। किसी किसी में सिर्फ एक ही होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या करता है? एयर को आगे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरीके से फैलाता है। आप उसको इस एंगल से एडजस्ट कर सकते हो जिस डायरेक्शन में आपको हवा चाहिए। ये सिर्फ हवा को ऊपर नीचे करेगा, और वर्टिकल जो रहता है वो हवा को दाएं बाएं करेगा, यानी राइट और लेफ्ट की ओर। तो किसी किसी में यहाँ पे 2 ऑसिलेटर मोटर रहता है, किसी किसी में यहाँ पे सिंगल आइसोलेटर मोटर रहता है। अगर सिंगल आइसोलेटर मोटर है तो वो हमेशा किसके लिए काम करेगा? वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए काम करेगा। और डबल है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन के लिए काम करता है। क्लियर है? तो ये है ऑसिलेशन मोटर। ऑसिलेशन मोटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसी से चलने वाला और एक होता है डीसी से चलने वाला। मोस्टली जहां तक मेरा अनुभव बता रहा हूं कि जो स्प्लिट वाला होता है इसमें ज्यादातर डीसी का ही मोटर होता है, और जो तुम्हारा विंडो एसी वगैरह होता है उसमें एयर एसी वाला मोटर होता है। वो एसी पे काम करता है और ये डीसी पे काम करेगा। 9 वोल्ट पे करेगा, 11 वोल्ट पे करेगा, 12 वोल्ट पे करेगा। मिनिमम 9 वोल्ट तो लगता है इसको। डीसी का 9 वोल्ट से सप्लाई मिलेगा तो ये वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। इसको सप्लाई कहां से मिलेगा? मदरबोर्ड से। क्लियर है? तो समझ गए ये चीज? ऑसिलेशन मोटर तो तुम लोगों ने देखा ही है। को कहां से सप्लाई मिलता है? मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड से, ठीक है। तो जो भी इसको पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? वो मदरबोर्ड करेगा। मदरबोर्ड के अंदर वो सारी चीजें हैं जो पूरे एयर कंडीशनर को, इंडोर यूनिट को और आउटडोर यूनिट को कंट्रोल करता है। जो कर कूलर है। हाँ, तो उसमें पावर सप्लाई भी होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएस बोलते हैं, और मदरबोर्ड होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमबी बोलते हैं। एमबी। हाँ, पावर सप्लाई मतलब पीएस, मदरबोर्ड मतलब एमबी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। आज के डेट में मार्केट में यही बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें मदरबोर्ड पूरे यूनिट को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग इंडोर और आउटडोर, दोनों को ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आए किसी भी जगह, आउटडोर में तो कोई बोर्ड नहीं रहता है, बोर्ड नहीं रहता, लेकिन आउटडोर में अगर तुम्हारे पास नॉर्मल एयर कंडीशनर है तो नॉर्मल एयर कंडीशनर का मतलब होता है कि उसको कम से कम बातचीत करने वाला तो कोई चाहिए। अभी तुम लोगों को एक पार्ट पढ़ाया था लगभग 15 दिन पहले, तो पार्ट में एक पार्ट मैंने पढ़ाया था जिसका नाम था ऑप्टोकपलर। राइट, याद है? ऑप्टोकपलर क्या काम करता है? कोई बता सकता है? कितने टर्मिनल्स होते हैं? 4 टर्मिनल। ऑप्टोकपलर काम क्या करता है? सर, प्राइमरी से सेकेंडरी को सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजता है, यानी फीडबैक भेजता है। सिग्नल का मतलब होता है फीडबैक भेजना, यानी बातचीत करना, हमारा बात करना, कमांड भेजना। हमारा बात करने का तरीका कैसे है? हम वॉइस में बात करते हैं, लेकिन वो सिग्नल्स में बात करते हैं। सिग्नल्स में मतलब कम्युनिकेट करना कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, मेरे यहाँ ये चल रहा है, आप कैसे हो? हाँ, मेरे यहाँ सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कुछ अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा सर, तो सिग्नल कैसे भेजता है? वोल्ट भेजता है ना? पल्स भेजता है, जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं ना। पल्स मतलब वोल्टेज को कम बेसी कर लेना, वेरिएशन। उसका टॉकिंग करने का वही तरीका है, वो वोल्टेज को कम बेसी वेरिएशन कर करके बातें करेगा। अगर वो वेरिएशन नहीं करेगा, बहुत कम कर देगा कुछ भी, तो समझो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आया है। तो प्राइमरी को और वो सेकेंडरी को कभी आपस में मिलने नहीं देता है। वो प्राइमरी सेकेंडरी से बात करता है, लेकिन वो बात करने वाला मुख्य लोग कौन होता है? अभी मान लो हम लोग पुराने फिल्म या सीरियल वगैरह देखते हैं, तो हमारा राज दरबार में कोई होता था। एक होता था क्या बोलते हैं, सेनापति होता था ना। फिर होता था वहां पे जो बातचीत को किसी दूसरे राज्य में पहुंचाता था, जो संदेश लेके जाता था और संदेश
लेके आता था। गुप्तचर। तो गुप्तचर का क्या काम था? उसका वही रोल है, उस राजा के बाद यहाँ तक लेके आना, अपने राजा के बाद हर राजा तक पहुंचाना। उसको उसके अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि उस चीज में वो महारथी है। उसी तरह एक सर्किट के अंदर जो ऑप्टो कपलर है, उसका काम वही है कि एक से दूसरे से हमेशा कम्युनिकेट करते रहना, बात करते रहना। सर प्राइमरी से सेकेंडरी में लाइन किसके थ्रू जाता है? ऑप्टो कपलर के थ्रू नहीं जाता है? नहीं, ऑप्टो कपलर के थ्रू सिर्फ बातचीत होता है। उसको प्राइमरी से सेकेंडरी में भेजने वाला बहुत सारी चीजें हैं। मान लो मैंने प्राइमरी में वोल्टेज लिया, सेकेंडरी में भेजना, डेफिनेटली सेकेंडरी में भेजूंगा। प्राइमरी में तो उसे रख के कोई काम होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी तो मेरा सेक्शन काम कर रहा है। अब वो सारे सेक्शन काम करेगा तो वोल्टेज क्रिएट करेगा। अब उस वोल्टेज का मुझे कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा ना, कहाँ करेंगे? तो उस वोल्टेज का यूज करेगा, वहां पे डायोड वगैरह सब लगा करके उस वोल्टेज को कम करके फिर हम सेकेंडरी में भेजेंगे। तो सेकेंडरी में भेजने का कुछ और तरीका है। प्राइमरी से हम कैसे निकालेंगे सेकेंडरी के अंदर? ट्रांसफार्मर नहीं, लाइन भेजेंगे सर ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी से चलो मैं ट्रांसफार्मर में ले लेता हूँ, ट्रांसफार्मर मैंने प्राइमरी में लगाया। अब प्राइमरी से सेकेंडरी में मुझे वोल्टेज भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो प्राइमरी वाला प्राइमरी में रहेगा, सेकेंडरी वाला एक दो ले टर्मिनल मेरा सेकेंडरी में जाएगा। अब वो सेकेंडरी से वोल्टेज डायरेक्ट एसी तो नहीं भेज सकता। अगर एसी भेजूंगा तो सारे पार्ट खराब हो जाएगा। तो फिर वो क्या करूंगा, उस ट्रांसफार्मर के टर्मिनल के आगे मैं डायोड लगाऊंगा। डायोड क्या काम करेगा? डीसी बना देगा, एसी को डीसी बनाएगा। अब वो डीसी बन गया तो डीसी भी डायरेक्ट मैं भेज नहीं सकता हूं, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज है, उड़ जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करूंगा? उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाऊंगा। कैपेसिटर क्या काम करेगा? वो जो वोल्टेज क्रिएट किया है उस वोल्टेज को वो अपने पास स्टोर करेगा और फिर उस वहां से स्टोर करने के बाद फिर वो वोल्टेज को आगे निकालेगा। अब वो वोल्टेज फिर भी अधिक है, अगर वो वोल्टेज उतना मैंने भेज दिया फिर भी जल जाएगा। तो अब क्या लगाऊंगा? तो फिर उसके आगे मैं लगाऊंगा जीना डायोड, नहीं जीना डायोड, रेगुलेटर। ये सब क्या काम करता है? जीना डायोड वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है कि मुझे आगे सिर्फ 15 वोल्ट ही भेजना है। तो इसके पास अगर 30 वोल्ट आएगा तो ये क्या करेगा? 15 वोल्ट अपने पास ही रखेगा और सिर्फ 15 वोल्ट को ही आगे भेजेगा। फिर रेगुलेटर लगाऊंगा। रेगुलेटर क्या काम करेगा? रेगुलेटर ये काम करेगा कि वहां पे उसको 5 वोल्ट मिलेगा और वो आगे 3.3 वोल्टेज ही भेजना है, तो 3.3 वोल्टेज भेजेगा। अब यहाँ 15 वोल्ट अधिक था जीना डायोड के पास, तो यहाँ क्या करूंगा? तो यहाँ मैं रजिस्टर मारूंगा। क्यों रजिस्टर मारूंगा? ताकि उस वोल्टेज को मैं कम कर सकूं। तो इस तरीके से वोल्टेज को बांटा जाता है। कैपेसिटर सर प्राइमरी में लगेगा, प्राइमरी में भी लगता है, सेकेंडरी में भी लगता है। कोई भी पीसीबी देखोगे तो सिर्फ प्राइमरी में कैपेसिटर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी हर जगह कैपेसिटर रहेगा। कैपेसिटर उस जगह पर लगाया जाता है जहां पे वोल्टेज को स्टोर किया जाता है। जहां पर सर मान लीजिए एसी लाइन घुसा है, वहां पर तो डायरेक्ट कंडेंसर नहीं दे सकते कैपेसिटर, नहीं, वहां पर हट जाएगा। पीएफ का यूज कर सकते हैं। वहां पे जहां पे भी अगर कैपेसिटर अगर प्राइमरी में एसी वोल्टेज घुस रहा तो एसी